देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आफ्ताब का नार्को टेस्ट जहां किया जा रहा है वहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। 6 महीने बाद इस हत्याकांड से राज खुला जरूर, लेकिन हुआ क्या था उस 4 कमरे के अंदर वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि तमाम जो गवाह जो सबूत है वो पुलिस के हाथ अब तक नहीं लग पाया। और यही वजह है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज किया जा रहा है। पीछे आप देख लीजिए, ये अम्बेडकर हॉस्पिटल दिल्ली के रोहिणी में स्थित है और यहाँ अंदर तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर पहुंची थी। उसके बाद जो शुरुआती मेडिकल चेकअप होते हैं वो आफ्ताब के किए गए और ठीक 10 बजे से नार्को टेस्ट शुरू हो चुका है। इस लिहाज से तकरीबन पौने 2 घंटे का वक्त है जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट शुरू हुआ है। यही उम्मीद की जा रही है कि वो तमाम बातें जो आफ्ताब ने अभी तक छिपाई, जो को नहीं उगले थे, वो तमाम बातें नार्को टेस्ट अब जबकि आफ्ताब का हो रहा है तो खुलकर सामने आ पाएगी। और सबसे बड़ी मुश्किल इस पूरे हत्याकांड में पुलिस के सामने जो आ रही है वो ये कि देखिए, इस हत्याकांड में ना कोई गवाह है। आफ्ताब जो बातें बता रहा है, जो लीड दे रहा है, जो कह रहा है, उसी को सच मानकर उसी की बिना पर आगे जांच पड़ताल बढ़ानी है। और अब तक वो तमाम सबूत, खासकर श्रद्धा का जबड़ा हो गया या फिर वो हथियार जिससे हत्या की श्रद्धा की, वो सब अब तक पुलिस के हाथ लग नहीं पाए और इसीलिए खासी मुश्किलें पुलिस के सामने में और फांसी के फंदे तक आफ्ताब को पुलिस पहुंचा पाए, उसके लिए जरूरी है। ये दरवाजा आप देखिए, पीछे आपको बंद दिखा रहा है, अंदर किसी का भी प्रवेश फिलहाल बंद है। आफ्ताब को अंदर लेकर पुलिस गई थी, उसके बाद से अभी तक चाहे पैदल किसी को जाना हो उसके लिए भी ये दरवाजा बंद है। सिर्फ और सिर्फ जो स्टाफ की गाड़ियां हैं वो इस दरवाजे से अंदर जा सकती है या फिर एम्बुलेंस अगर किसी मरीज को लेकर के आ रही है तो फिर वो अंदर दाखिल हो सकती है। आफ्ताब बाहर कब आता है और नार्को टेस्ट जो अंदर किया जा रहा है उसमें कौन कौन सी बातें वो बताता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मेरे साथ आनंद जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती के अंदर और अगर आपके पास कुछ सवालों की फहरिस्त भी हो आनंद, जो पूछे जाने हैं नार्को टेस्ट में। जी देखिए, आफ्ताब का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है, जो अभी अभी जानकारी मिली है ऑफिशियल तौर पर। और जो तमाम डॉक्टर थे अब वो ऑब्जर्वेशन में आफ्ताब को रखे हुए हैं। करीबन 1 घंटे तक अभी आफ्ताब जो है वो ऑपरेशन थिएटर में ऑब्जर्वेशन में रहेगा, चूंकि उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था और वो आधी बेहोशी की हालत में था। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि कुछ महत्वपूर्ण लीड जो हैं वो डॉक्टरों को और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें मिली है इस नार्को टेस्ट से। बर्बली रिपोर्ट कुछ देर के बाद जो है वो जो केस के आईओ हैं जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें दे दी जाएगी। और जो 3rd बटालियन है जिसमें 9 पुलिसकर्मी आए हुए हैं, 1 घंटे के बाद जो ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर उसे एक बार फिर से फिट घोषित कर देंगे तो वापस जो है वो जेल वाहन के जरिए वापस आफ्ताब को तिहाड़ जेल जो है वो ले जाया जाएगा। तो अभी ये अब दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। जो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिलती है वो उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, जो साइकोलॉजिस्ट ने जो नार्को टेस्ट किया है उसमें किस तरह के संतोषजनक जवाब मिले हैं और जो सच जानना चाह रही थी दिल्ली पुलिस, क्या वो सच पूरी तरह से बाहर निकल के आया है। ठीक है, तो जैसा आनंद बता रहे हैं नार्को टेस्ट तो देखिए खत्म हो चुका है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, नार्को टेस्ट खत्म हुआ और तकरीबन 1 घंटे के बाद, क्योंकि अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा आफ्ताब को और 1 घंटे के बाद वापस तिहाड़ जेल उसे दिल्ली पुलिस लेकर जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है और अंबेडकर अस्पताल में सुबह तकरीबन 10:15 बजे उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ था, जिसके बाद कुछ देर पहले ही तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले नार्को टेस्ट पूरा हुआ है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के लिए उसे दूसरे रूम में रखा गया, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन एनेस्थीसिया के बाद होती है और उसके बाद नार्को टेस्ट में जो सवाल जवाब थे और उसके बाद अब 1 घंटे से 1.5 घंटे का जो समय होगा वो ऑब्जर्वेशन का होगा। डॉक्टर पूरा मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यही आएगी कि क्या क्या जवाब में कहा गया था, उन सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी होगा दिल्ली पुलिस के लिए। ये एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाएगी उन डॉक्टरों के द्वारा
कि जो सवाल दिल्ली पुलिस ने तैयार किए थे इस इन्वेस्टिगेशन में कड़ियों को जोड़ने के लिए, उनमें से कितनों का जवाब दिल्ली पुलिस को मिला है। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी है कि जो टीम एसआईटी बनाई गई है वो टीम इस पूरी जांच में जो जवाब आए हैं उन जवाब में अगर कहीं रिकवरी करने के लिए जा रहा होगा तो उस पुलिस टीम को अलर्ट किया गया है, ताकि जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद उन जगहों पर तलाशी या सर्च अभियान जो है वो चलाया जाएगा और उस लोकेशन पर जाकर पुलिस अगर कुछ रिकवर करती है तो वो अहम सबूत इस केस में होंगे। और यही एक नार्को टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए आखिरी कड़ी था जो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था और दिल्ली पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ने के लिए इस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट से मिलने वाले जवाबों का इंतजार रहेगा और ये देखना होगा कि ये रिपोर्ट कब दिल्ली पुलिस के पास आती है और उसके बाद ये एक सर्च अभियान चलाया जाएगा। जो जवाब उससे पूछे गए, जो सवाल पूछे गए थे उनका जवाब किस तरीके से आया था ये देखना होगा। हालांकि 2 घंटे का समय कहा जाता है कि 2 घंटे का समय नार्को टेस्ट के लिए लगेगा, लेकिन उससे पहले ही ठीक है, ये नार्को टेस्ट अब जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। करीब 2 घंटे तक ये नार्को टेस्ट चला है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आफ्ताब के नार्को टेस्ट में कौन कौन से सवाल अब तक पूछे गए वो आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में आखिर अंतर क्या होता है। तो दवा देकर टेस्ट किया जाता है, जबकि नार्को टेस्ट की हम ये बात कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट दवा देकर किया जाता है। हम आपको यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और साथ ही साथ सवाल भी बता रहे हैं। पहला सवाल, श्रद्धा से तुम्हारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सबसे बड़ा सवाल कि श्रद्धा आखिर मिली कहाँ आफ्ताब को? बिल्कुल, नार्को टेस्ट में पहला सवाल यही। और दूसरा सवाल आप देखिए, क्या तुम्हारा श्रद्धा के घर भी आना जाना था? कब से दोनों एक साथ मिले, कैसे दोनों की मुलाकात हुई और कब तक रोज दोनों का घर पर आना जाना रहा? तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि आखिर तुम दोनों के रिश्ते कैसे थे, क्योंकि इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। शायद उनकी लड़ाइयां होती थी और दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। चौथा बड़ा सवाल, तुम दोनों कब से एक साथ रह रहे थे? लिव इन में रह रहे थे, मुंबई रहे, दिल्ली रहे, तो कब से एक साथ ये लोग रह रहे थे? इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा गया कि क्या श्रद्धा के घर वाले तुम दोनों के रिश्ते से खुश थे? क्योंकि श्रद्धा को सीधे तौर पर आफ्ताब की फैमिली सपोर्ट करती थी, लेकिन श्रद्धा के परिवार वाले इस रिलेशनशिप से, इस लिव इन में जो दोनों रहते थे उससे नाखुश थे। इतना ही नहीं, ये भी सवाल पूछा गया कि क्या मुंबई से निकलकर सबसे पहले कहां गए थे? क्या मुंबई से निकलकर सीधे दिल्ली आए थे या कहीं और भी कुछ समय के लिए रहे थे दोनों? अगला बड़ा सवाल, क्या तुमने मुंबई में नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी? क्योंकि 2020 की भी एक चैट, एक फोटो सामने आया, बल्कि दोस्तों ने भी कहा कि पहले भी मारपीट श्रद्धा के साथ आफ्ताब करता रहा है। इसके साथ ही आठवां सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली कब पहुंचे और दिल्ली में कहां रहे, क्योंकि 8 मई वो तारीख निकलकर सामने आ रही है जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ऐसे में दिल्ली आप कब आए और किस तरीके से राजधानी दिल्ली में एक फ्लैट में दोनों साथ रहे, इसको लेकर भी तमाम सवाल। और साथ ही उस रात का जिक्र भी किया गया 18 मई, क्योंकि बताया जा रहा है कि मर्डर की रात थी 18 मई को आखिर क्या हुआ था। आखिरी सवाल, तुमने श्रद्धा की हत्या कब और कहां की थी? श्रद्धा की हत्या क्या आफ्ताब ने उसी फ्लैट पे की थी? कैसे की थी? कैसे टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ठिकाने कहां लगाया? और इसके अगला साथ 11वां सवाल। बिल्कुल, इसके साथ ही 11वां सवाल ये कि तुमने श्रद्धा की हत्या कैसे और क्यों की? इसके पीछे का मकसद क्या था? क्यों श्रद्धा को मौत के घाट उतारा गया? ये सबसे बड़ा सवाल जानना चाहती है पुलिस। साथ ही दूसरा सवाल ये भी पूछा गया कि श्रद्धा के कत्ल के बाद क्या तुम दूसरी लड़कियों को घर लाते थे? क्योंकि कहा जा रहा था कि बम्बल ऐप के जरिए जो है वो लड़कियों से मुलाकात करता था और उसी घर में लाता था जहां पर उसने श्रद्धा की हत्या की थी। 13वां सवाल, क्या श्रद्धा की हत्या की प्लानिंग पहले ही कर ली थी या गुस्से में अचानक जान ली? क्योंकि आफ्ताब ये कह रहा है कि उस रात गुस्सा आया तो गुस्से में आकर किया, या फिर पहले से साजिश रची जा रही थी किसी तरीके से श्रद्धा को मारना है। 14वां सवाल ये है कि शव के कितने टुकड़े किए और किस हथियार का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि हथियार अभी तक बरामद नहीं किया गया है, लेकिन 18 से 20 टुकड़े उसने कबूले हैं कि इतने टुकड़े किए हैं। और 15वां सवाल ये पूछा गया कि हत्या वाले दिन तुमने और श्रद्धा ने जो कपड़े पहने थे वो कहां हैं? क्योंकि वो कपड़े अभी तक बरामद नहीं हो पाए। पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है उन कपड़ों की कि आखिर श्रद्धा के वो कपड़े कहां हैं। तो देखिए, अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नार्को टेस्ट खत्म हो चुका है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट भी तकरीबन 3 से 4 चरणों में पहले आफ्ताब का हो चुका है। ये 2 अलग अलग टेस्ट हैं जो पूरे कर लिए गए हैं। उम्मीद यही है कि जो जवाब पुलिस को चाहिए था वो अब तक आफ्ताब से मिल चुका होगा, लेकिन इन दोनों टेस्ट में अंतर क्या है ये समझना भी बेहद जरूरी है कि क्यों पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद नार्को टेस्ट आफ्ताब का करना पड़ा। देखिए, दोनों टेस्ट का अंतर आपको मैं बताती हूँ। पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें किसी दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो आरोपी होता है उसके शरीर के अंदर किसी भी तरह की कोई दवा इंजेक्ट नहीं की जाती है। पॉलीग्राफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें दवा दी जाती है, ऐसी दवाएं
जिससे आरोपी बेहोश हो जाता है। बेहोशी जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, पूरा बेहोश तो नहीं होता है लेकिन तकरीबन वही स्थिति आरोपी की हो जाती है। इसके अलावा पॉलीग्राफ टेस्ट पूरी तरह से होश में जब आरोपी रहता है तब उसका लिया जाता है और यही वजह है कि संभावना इस बात की रहती है कि आरोपी बातों को घुमा फिरा कर जवाब दे या पहले से जो सोचा हुआ जवाब है वही वो दे और बहुत ज्यादा उसकी पल्स रेट में या फिर उसके शरीर में उसकी धड़कनों में बहुत तब्दीली ना हो। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट की हम बात करें तो इसमें होश में आरोपी रहता है, जबकि नार्को टेस्ट में ऐसा नहीं होता है और इसीलिए संभावना इस बात की भी कम होती है कि सच को छुपा ले जाए आरोपी। ये बड़ा अंतर है इन दोनों ही टेस्ट का। इसके अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट में शरीर की जो हलचल होती है उसके मुताबिक नापा जाता है और मापा जाता है, जबकि नार्को टेस्ट की अगर हम बात करें जो अभी अंदर हॉस्पिटल के हुआ है आफ्ताब का, तो उसमें मशीनों की मदद ली जाती है। ये दो बिल्कुल ही अलग अलग टेस्ट है और नार्को टेस्ट के पहले पॉलीग्राफ टेस्ट जरूर किया जाता है। मैं आनंद का भी रुख कर लेती हूँ। आनंद, बहुत जल्दी क्योंकि उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि 2 घंटे से ज्यादा का शायद वक्त लगेगा, 2 घंटे के भीतर ही जो नार्को टेस्ट है वो समाप्त हो गया, तो ऐसे में वो जो के पुलिस अंदर पहुंची थी उन सबका अब जवाब पुलिस को मिल गया हो और अब आगे और ज्यादा आसानी पुलिस के लिए तफ्तीश में हो, यही उम्मीद की जा रही है। जी देखिए शालिनी, एक मजिस्ट्रेट भी है नार्को टेस्ट के दौरान मौजूद थे अंबेडकर अस्पताल में, एज ए प्रोटोकॉल इन्हें रखा गया था वहां पर और हमने देखा था कि अब करीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ये नार्को टेस्ट चला है। जो डॉक्टर नवीन है एनेस्थीसिया के जो हेड है, उन्होंने पहले ही न्यूज 18 को बताया था करीबन हफ्ते भर पहले इंटरव्यू में कि ये टेस्ट जो है नार्को ये आधा घंटे से लेकर 3 घंटे तक चल सकता है और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और जांच एजेंसियों को जो सच निकलवाना है क्या वो सच बता पा रहा है। तो कयास से लगा जा रहे हैं कि 1.5 घंटे में अगर नार्को टेस्ट खत्म हो गया है तो जांच एजेंसी को काफी महत्वपूर्ण लीड्स मिली है इस नार्को टेस्ट से और अब आने वाले वक्त में इस नार्को टेस्ट के आधार पर अगर कोई रिकवरी होती है, जैसा कि हमारे सहयोगी दीपक भी बता रहे थे, तो ये पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन जो है वो उसने महाराष्ट्र में फेंकने की बात बताई है, लेकिन और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं अहमदाबाद की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भव्य रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आप अहमदाबाद की देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आज एक और रोड शो पीएम द्वारा किया जाएगा। 50 किलोमीटर लंबा वो रोड शो होने वाला है दूसरे चरण के दंगल के लिए, दूसरे चरण के रण के लिए। ये देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। दोनों ही नेता भले ही केंद्र में पहुंच गए हों, लेकिन दोनों का ही महत्व आज भी बहुत ज्यादा है गुजरात में। गुजरात में जब आप बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के आज भी 2 ही सबसे बड़े चेहरे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। और यही कारण है कि दोनों ने ही फुल पावर में आके, फुल फॉर्म में आके गुजरात के चुनाव में कमान संभाली है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और ऐसे में आखिरी वक्त तक, आखिरी दम पर तमाम दिग्गज नेता इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये भव्य रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, इस वक्त भारी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है। एक तरफ 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान लगातार जारी है और दूसरी तरफ आप देखिए दूसरे चरण का मतदान जो कि जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 5 तारीख को दूसरे चरण की 83 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन उससे पहले आखिरी अपील यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात विधानसभा जो कि अपने आप में बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि ये गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है और ऐसे में 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बरकरार है। लेकिन क्या जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के एंट्री करने के बाद यहाँ के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। त्रिकोणीय ये मुकाबला है। जिन जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखा गया वहां पर कहीं ना कहीं स्थिति अब बदलती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद में ये भव्य रोड शो और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी अहमदाबाद में रहेगी। बड़ा लंबा रोड शो उनका भी होना है आज शाम 3:30 बजे के आसपास। तो देखिए गुजरात वो राज्य है जिसने न जाने कितने बड़े चेहरे राजनीति को दिए हैं, कितने बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक दिए हैं। और अगर आज के ताजा हालातों की बात करें तो इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किला बचाना है। 99 सीटें 2017 में तो दर्ज की थी, लेकिन
दूसरी तरफ कांग्रेस जो है उस वक्त भी जोरदार टक्कर देती हुई नजर आई थी, 77 सीटों के साथ जो है दूसरे नंबर पर थी। लेकिन इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह बात साफ कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी का इस बार खाता तक नहीं खुलने वाला है, लेकिन इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में जिस तरीके के नतीजे रहे थे, तो अब ऐसे में ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत साफ तरीके से जानती है कि देखिए चुनाव का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय होने वाला है और इसीलिए तमाम धुरंधर, तमाम रणबांकुरे जो है भारतीय जनता पार्टी के वो चुनावी मैदान में, जिसका भव्य रोड शो की तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह की आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहमदाबाद में, साणंद में रोड शो किया जा रहा है क्योंकि दूसरे चरण का रण अब यहां होना है और अहमदाबाद बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी समीकरण यहां पर साधने हैं और शहरी ये सीट है जहां पर सभी कारोबारी भी हैं, जहां पर सभी नेता हैं, पाटीदार नेताओं का भी अच्छा खासा दबदबा है यहां पर। ऐसे में आज अभी आप दोपहर में देख रहे हैं कि गृह मंत्री आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और शाम को 50 किलोमीटर लंबा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना है। हम सब जानते हैं जब बाकी राज्यों के चुनाव की बात होती है तो स्थिति कुछ अलग होती है, लेकिन जब बात गुजरात के चुनाव की होती है तो जहन में दो ही चेहरे आते हैं। पहला, आज से पहले जब गृह मंत्री नहीं थे अमित शाह तब शायद एक ही नाम था नरेंद्र मोदी, लेकिन आज अमित शाह का नाम भी उतने ही दबदबे के साथ में गुजरात के लिहाज से लिया जाता है। और वो अमित शाह जो किसी भी राज्य में जाते हैं, जब उनको पहली बार जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से समीकरण ही बदल कर रख दिए और किस तरीके से बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी ने हासिल की। उसके बाद में एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव चाणक्य की भूमिका इसीलिए मिली अमित शाह को कि वो परिस्थितियों को बदलते हैं, संगठन को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए किस तरीके से रोड पर उतरकर घर घर, और ये तो बात सिर्फ गुजरात के चुनाव की हो रही है, एमसीडी चुनाव में भी उन्होंने किस तरीके से कैंपेनिंग की। तो यही तरीका है अमित शाह का, अपना अलग तरीका कि वो जनता तक जुड़ते हैं, संगठन के एक एक कार्यकर्ता तक जुड़ते हैं और इसका प्रभाव नतीजों में भी दिखाई देता है। और यही वजह है कि चुनाव दर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बूस्टअप करना है, कार्यकर्ताओं और संगठन को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इस पर खास तौर पर बीजेपी की नजर रहती है। और अहमदाबाद जो कि किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाता है और ऐसे में अहमदाबाद की सभी सीटों पर 5 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। लेकिन उससे पहले अमित शाह का ये भव्य रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं साणंद से, ये लाइव तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं का जोश जो है अपने चरम पर है। और ऐसे में इससे पहले भी आपने देखा था कि जनता से किस तरीके के वादे किए गए थे। 27 साल से बीजेपी की सरकार है और ऐसे में गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि देखिए रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। जनता ये जान चुकी है कि यहां पर विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही ला सकती है। और आम आदमी पार्टी का जब जिक्र आता है तो सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी की एंट्री को नकारती है कि देखिए क्लीन स्वीप होगा। लेकिन सवाल यही है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो पाटीदार आंदोलन एक बड़ी मुसीबत बनकर बीजेपी के सामने पेश हुआ था, क्योंकि अब जो पाटीदार आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर हो, ये तमाम चेहरे जो है बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में वो सबसे बड़ी परेशानी जो बनकर लगातार बीजेपी के सामने थी, वो परेशानी अब दूर हो चुकी है। पाटीदार आंदोलन को लेकर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही थी उसको तो बीजेपी ने सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन क्या विकास, शिक्षा और इसके साथ ही मूलभूत सुविधाओं के दम पर जो तमाम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या उस पर बीजेपी खरी उतरेगी? क्योंकि आज जितने भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि देखिए विकास को देखते हुए हम वोट दे रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि जो भी हमारी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेगा उसी के खाते में हमारा वोट जाएगा। लेकिन दूसरी ही तरफ दूसरे चरण की 83 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उससे पहले जनता से वोट की अपील करते हुए जनता के बीच में इस वक्त दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। फिलहाल अमित शाह के रोड शो की ये भव्य तस्वीरें हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर गुजरात चुनाव की ये महा कवरेज लगातार जारी है और एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 11 बजे तक 19.13% मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस तरह से मतदाता कतारों में लगे हुए अपने मत के लिए बारी का इंतजार करते हुए और सुरक्षा बल के जवान भी यहां पर मौजूद हैं। लेकिन ये बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि अब जबकि 11 बजे तक का रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर मत प्रतिशत पता चल चुका है,
और 19.13% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन अब भी लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसे ही मोरबी के पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, जहां पर महिला और पुरुषों की बड़ी संख्या में देखी जा सकती है। सुबह तादाद ज्यादा थी, दोपहर को कुछ हद तक कम हुई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शाम ढलते ढलते ये मतदान प्रतिशत और रफ्तार पकड़ेगा। बड़ी संख्या में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। लेकिन ये बेहद अहम और एक बड़ी खबर है कि 19.13% मतदान अब तक के गुजरात में हो चुका है। पहले चरण का मतदान हो रहा है। 89 सीटों पर यह मतदान, कुल मिलाकर 182 सीटों की यह विधानसभा है। लेकिन पहले चरण का यह मतदान हो रहा है और इसके बाद 5 तारीख को एक बार फिर दूसरे चरण का मतदान होगा। आज 788 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर रहे हैं ये मतदाता, और तमाम ऐसे मतदाता लगातार एक के बाद एक बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर कुछ और इंतजाम किए गए हैं। कुछ और मतदान केंद्रों में भी हम पहुंचे थे जहां महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सखी मतदान केंद्र बनाया गया है जहां पर खास तौर पर महिला कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। लेकिन अब क्या हो रहा है द्वारका में इस वक्त विधानसभा चुनाव में, अंकिता? बिल्कुल, और द्वारका हम इस जिले में मौजूद हैं और प्रशांत जगह जगह घूमकर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बूथ पर कितनी अपडेट यहाँ पर मिल रही है, क्या कुछ हैपनिंग है। फिलहाल हम दूसरे बूथ की ओर रुक कर रहे हैं और कोशिश हमारी लगातार ये है कि जल्दी जल्दी हम बूथ बदलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स के बारे में हम बता सके प्रशांत। और बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी हैपनिंग हो रही है और अब की बार क्योंकि ये मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको याद होगा कि पिछली बार 99 सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस ने भी पुरजोर तरीके से जीत बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन जीत हासिल कम से कम नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही है और आम आदमी पार्टी का आपको याद होगा कि पिछली बार खाता भी नहीं खोल पाई थी और अब की बार जी जान लगा दी है आम आदमी पार्टी ने, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने। और द्वारका में खासकर हम अगर जाम खंबालिया सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट उतारा है, वहां से इशुदान गढ़वी को उतारा है और इशुदान गढ़वी ने आज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कही है कि आज जो पहले चरण में 89 सीटों पर 89 सीट्स पर जो मतदान हो रहे हैं उसमें से 52 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में ही जाएंगी। और क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, ओवर टू स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हर एक बूथ का अपडेट आपको दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बताते हैं कि 2017 में आखिर वोटिंग परसेंटेज कितना था और अब जब 12 बज चुके हैं तो आज कितना वोटिंग परसेंटेज है। बिल्कुल, आज देखिए 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम वीआईपी लोगों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 2017 का परफॉर्मेंस क्या कुछ कहता है, वोट प्रतिशत क्या कुछ रहा 2017 के विधानसभा चुनाव का, वो आपको बता रहे हैं। ये देखिए 49% वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का रहा और इसके साथ ही कांग्रेस 41% वोट हासिल करने में सफल रही, अन्य के खाते में 10% रहा। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो ज्यादा नहीं रहा, केवल 8% का। साथ ही देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीट की अगर आप बात करेंगे 2017 की तो 99 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। साथ ही कांग्रेस दूसरे नंबर पर 77 सीटों के साथ रही थी और यही वजह है कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर कांटे की सीधी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। लेकिन ये वोट प्रतिशत इस बात को बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी जो है वो आसान नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल सौराष्ट्र में ये चुनाव हो रहा है, सौराष्ट्र में ही सबसे बड़ी जंग लड़नी है क्योंकि पिछली बार बीजेपी का कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन सौराष्ट्र में रहा था। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपके सामने ये 10 तस्वीरें रख रहे हैं जहां पर वीआईपी वोटर्स ने पहुंचकर वोट किया। सबसे पहली तस्वीर हर्ष सांघवी ने वोट किया। सीआर पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पर बड़ी जिम्मेदारी थी बीजेपी की, उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी ओर से वोट कास्ट किया गया। इसके साथ ही पूर्व मंत्री आप देखिए पुरुषोत्तम रूपाला ने भी નાગરિક તરીકે બધાનો ફરજ બને છે કે મતદાન કરું, તો બસ હું એવું નથી કહેતો કે કોને મતદાન કરવું પડે, કે એનો ફરજ બને છે કે તમારે મતદાન કરવું જરૂરી છે અને તમને જે યોગ્ય લાગે એ પાર્ટીને મત આપવો જરૂરી આપના રોડ શો દરમિયાન ખૂબ જ પ્રથમ પ્રસાદ આપને મળ્યો, શું કે સર આ ઉપર પર ઘણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો? બિલકુલ બિલકુલ, બહુ લોકોમાં ખુશી હતી, લોકો બધા યંગ છોકરાઓ બધા रोड शो में जोड़ाता था, तो ये बधाने जोईने खुशीनो माहौल सारो હતો। बिल्कुल रविंद्र, आपको लगता है कि जनता का समर्थन, अपार समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है, इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि
रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी जामनगर के लिए, और जामनगर की कोई जो भी अंडर डेवलप एरियाज है, जो भी लोगों की उम्मीद है उस पर खरी उतरेगी। आपने अपना मताधिकार रोक कर क्या बताएंगे? नहीं, अभी मैं जाऊंगा, अभी मैं जस्ट उठा हूँ तो बस अभी जा रहा हूँ। भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को आप सुन रहे थे पॉडकास्ट करने के बाद अपनी पत्नी की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आए कि रिवाबा इस बार का चुनाव जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। प्रशांत मेरे सहयोगी मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। मोरबी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों में। खासतौर पर महिलाओं की बड़ी संख्या हम देख सकते हैं ऐसे मतदान केंद्रों में, और सुबह से ही ये नजारा देखने को मिल रहा था। महिलाओं में खासतौर पर मतदान को लेकर के खासा उत्साह देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह है कि ये विधानसभा चुनाव भी ऐतिहासिक है। जिस तरीके का उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है, क्या ये सत्ता परिवर्तन के लिए है या फिर सरकार के दावे विकास के हैं, उस पर ये मुहर लगाने के लिए 8 तारीख को इन मत पेटियों से इनकी भाग्य का फैसला बाहर निकल कर आएगा। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर ये हम सबसे पहले और सटीक खबरें बताएंगे कि आखिर क्या हुआ है गुजरात विधानसभा का हाल। लेकिन विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात के, वो इस बार कतार में खड़े नजर आए। अपना एक नया विधायक चुनने के लिए वो कतार में आज खड़े थे। क्या कह रहे थे जब हमारे सहयोगी अरुण सिंह उनसे बात कर रहे थे, आप भी सुनिए। सर, दिस टाइम अराउंड आप कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो चुनौती हमको यहाँ पर नजर आ रही है भाजपा के लिए, वो 40 से ज्यादा जो आप लोगों ने टिकट काटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इंडिपेंडेंट खड़े हैं। कितनी चुनौती आप लोग उसको मानते हैं? क्योंकि हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ आए, उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। 3-4 जो आपके बड़े नेता हैं उनको भी लगाया गया कि बातचीत की जाए, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं आपके इंडिपेंडेंटली। देखिए, बड़ी संख्या में तो नहीं खड़े हैं, और कल दो कल लोग खड़े हैं, हमारे समझाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता काफी समझदार है, वो अपना वोट वैसे वेस्ट नहीं करेगी। और गुजरात की जनता मोदी के प्रति उनका बहुत लगाव है, प्रेम है, विश्वास भी है, भरोसा भी है, इसलिए भाजपा को ही वोट देगी। और इंडिपेंडेंट लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कई सालों में सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब 3 कॉर्नर्ड फाइट मानी जा रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा। क्या आप मानते हैं वाकई ये 3 कॉर्नर्ड फाइट है? किसको चैलेंजर मानते हैं? मैं मानता हूं इस बार वन वे है, इस बार फाइट ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस डूबती नैया बन गई है। पिछले 5 साल में सिटिंग एमएलए 17 से ज्यादा सिटिंग एमएलए बीजेपी ज्वाइन किया। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की नेता पर, कांग्रेस की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी पर उनको भरोसा नहीं है और कांग्रेस टूट गई है पूरी। लास्ट टाइम कांग्रेस ने अपनी सरकार बन रही है, उस दृष्टि से उन्होंने उस आंदोलन के बाद चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है तो चुनाव लड़नी चाहिए। इस दृष्टि से कहीं सीटों पर कोई फाइट ही नहीं है। तो गुजरात के पहले चरण का रण जारी है और सुबह से ही सबसे बड़ा दंगल में सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं लगातार आपको वलसाड के अलग अलग हिस्सों के पोलिंग बूथ जो है वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हूं। उससे पहले मैं वापी में मौजूद थी, लेकिन अब मैं पार्टी जो मुख्य इलाका है वहां पर आ गई हूं, जहां से कन्हू भाई देसाई जो कि गुजरात सरकार में वित्त मंत्री है, वो अपनी एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। ये मतदान केंद्र बेहद खास है और इसलिए ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सखी मतदान केंद्र है। यहाँ पर जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो सभी महिलाएं हैं। इसके अलावा जो सुरक्षा में तैनात है वो भी महिला पुलिसकर्मी ही है। और देखिए किस तरीके से इसे डेकोरेट किया गया है, फूल से, गुब्बारों से इसे सजाया गया है। अभी भी धूप काफी निकल आई है, लेकिन कतार हम आपको दिखा दे। एक बार मैं जल्दी से अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगी कि वो दिखाए आपको बाहर की भी तस्वीर, किस तरीके से बाहर तक धूप भले ही है लेकिन कतार यहाँ पर लंबी होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुख कर लेते मेरे सहयोगी अरुण का, वो भी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। अरुण, आवाज ही नहीं आ रही। तो देखिए लगातार न्यूज 18 इंडिया आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। इस मतदान केंद्र की पार्टी विधानसभा सीट बेहद खास है, वीआईपी सीट है, क्योंकि यहाँ पर कन्हू भाई देसाई जो है वित्त मंत्री है गुजरात सरकार में, वो एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला बेहद दिलचस्प इस सीट पर होने वाला है।